हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल जेके कैड इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 2। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 4। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, मैं यहाँ पर डीप में तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं ये टॉपिक्स बता सकता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो फटाक से हमारे चैनल पर जाइए, मतलब कि हमारी प्लेलिस्ट में, और फटाक से हमारे चैनल मतलब फर्स्ट लेक्चर को देखिए। यहाँ पर सेकंड लेक्चर है, इसके बाद आप इस लेक्चर को देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, यानी सेल की मीनिंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था। एंड हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स इन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इतनी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ था। ठीक है, एकदम डीप में। तो अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो भैया हमारे पिछले लेक्चर को देखिए और इन सारी चीज़ों के बारे में जानिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, जो आज का हमारा लेक्चर है। तो टाइप्स ऑफ सेल में हम लोग देखेंगे कि सेल कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, और उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेल में देखेंगे कि जो सेल्स होती हैं उनको दो टाइप होते हैं। ठीक है, उनके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। आपने छोटे क्लासों में पढ़ा हुआ होगा इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डीप में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं असीम कोशिका। ठीक है, और इसको बोलते हैं ससीम कोशिका। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इसको हम लोग हिंदी में ये बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं और यूकैरियोटिक सेल होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेल होता है, सेल के बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद जो मेजर पार्ट होता है इसका, वो न्यूक्लियस होता है। जैसे हमारा मेजर पार्ट मतलब कि हमारे माइंड को जो कंट्रोल करता है, जिसके बिना हमारा कोई भी पार्ट वर्क नहीं कर सकता, वो माइंड है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो सेल का माइंड है, यानी जो सेल का मेजर पार्ट है, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उसके ऊपर जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, उसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर चढ़ी होती है। ठीक है, पतली सी लेयर चढ़ी होती है, उसको हम लोग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे सेल के बाहर, अभी मैं जब बात करूँगा एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो उसमें देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, सेल के बाहर एक लेयर चढ़ी होती है, उस लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। हमने क्या बताया कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जब न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, असीम कोशिका, इसको बोलते हैं सम कोशिका। ठीक है, तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो इनका साइज भी क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। अगर देखिए यहाँ पे पहली बात तो न्यूक्लियस नहीं होता, ये सेकंड पॉइंट हमने देखा। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये अनडेवलप्ड, या फिर इनको हम लोग बोल सकते हैं प्रिमिटिव सेल होती है, प्राथमिक सेल होती हैं। ठीक है हमारी, और इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनडेवलप्ड सेल, यानी ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें क्रोमोसोम एक ही होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जानते हैं ना। हिस्टोन प्रोटीन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारे डीएनए आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो वो इसमें नहीं होता है। तो मैं अगर बात करूँ तो ये कैसी होती है, अनडेवलप्ड होती है। सेकेंड पार्ट मैंने जो पॉइंट बताया वो बताया न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर नॉट प्रेजेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता। जबकि अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें क्या होता है, पूरी तरीके से ये सेल्स डेवलप हो चुकी होती हैं।
ठीक है। ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है यानी जो समीम कोशिका होती हैं ये पूरी तरीके से विकसित हो चुकी होती है यानी ये डेवलप्ड सेल होती हैं और इसमें न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो उसमें न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होते हैं और न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है, सारी चीज़ें होती है। अब मैं अगर बात करूँ कि इनके साइज़ के बारे में तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता है तो इस वजह से बहुत ही छोटा साइज़ होता है। इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, इस वजह से इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके फोर्थ पॉइंट की तो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स जिनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोशिकाएं, कोशिकांग, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे देखें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कोशिकांग बोलते हैं, लिख लीजिए आप लोग। तो सेल ऑर्गेनल्स इसमें क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकाएं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तो क्रोमोसोम क्या होता है, सेल के अंदर पाया जाता है एक पार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो 1 होता है और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं यानी एक से ज़्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें हिस्टोन प्रोटीन की तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ इसमें तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन आप लोग जानते हैं एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि डीएनए आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें राइबोसोम की तो इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो देखिए 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं। एक होते हैं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, एक होते हैं 30S 50S 70S टाइप के, ठीक है, और एक होते हैं हमारे 40S, ठीक है, 60S एंड 80S टाइप के, ठीक है। ये होते हैं हमारे क्रोमोसोम, सॉरी राइबोसोम, ठीक है। 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 30S 50S 70S टाइप के पाए जाते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 40S 60S एंड 80S टाइप के पाए जाते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा किसका, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। हमने बताया सेल क्या होती है, 2 टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में ये डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसमें से 4 से 5 पॉइंट अगर लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर दे देगा, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, आप लोग इसको फटाक से नोट कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हम लोग पढ़ेंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। चलिए इसको नोट करिए फटाक से। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेल के बात करने जा रहे हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लांट सेल को और एनिमल सेल को कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो और क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एनिमल सेल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए मैं डिफरेंस भी आपको बताऊँगा, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इसका जो एनिमल सेल होता है, ठीक है, इसमें जो इसका शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैसा शेप है, स्फेरिकल शेप है। यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको मैंने बनाया हुआ है किस पर्पल चौक से, ये क्या है, सेंट्रोसोम है, इनको बोलते हैं केंद्रक काय, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और क्या होती है, ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा पिंक कलर से, ठीक है, ये क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है इसको बोलते हैं स्मूथ वॉल ईआर, ठीक है, रफ वॉल ईआर, यानी कि जो नीचे वाले इनको बोलते हैं रफ वॉल ईआर, यानी ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसका मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मतलब, तो ये होते हैं रफ वॉल ईआर और ये होते हैं हमारे स्मूथ वॉल ईआर, ठीक है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, पूछता है, ठीक है। ये जो हमारे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये होते हैं हमारे गोल्गी बॉडी, इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है।
उसके बाद गोल्गी बॉडी पड़ा, यहाँ पे ये होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको ये ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये फ्लूइड है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जब हम लोग कंपोजिशन ऑफ सेल अभी पढ़ेंगे तब उसको डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ये जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको क्या, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये होता है प्लास्टेड, ठीक है। जिसकी वजह से जो प्लांट सेल होते हैं, इनमें जो हमारे प्लांट सेल होते हैं या फिर उनमें जो फ्रूट आते हैं, उनका जो कलर आता है वो प्लास्टेड की वजह से आता है, ठीक है, लवक की वजह से आता है। अब देखिए इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। इसका जो देखिए शेप होता है वो कैसा होता है, शेप जो होता है इसका ये सर्कुलर होता है। इसका शेप जो होता है वो इर्रेगुलर शेप होता है, यानी ये किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या डिफरेंस है, दूसरा ये डिफरेंस है कि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जो एनिमल सेल होती हैं, इनमें जो मोस्टली सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, लिविंग सेल होती है, ठीक है। और जो प्लांट सेल होते हैं इसमें मोस्टली डेड सेल होती है, ठीक है, यानी कि मृत कोशिकाएं होती हैं, इसमें ज़्यादातर जीवित कोशिकाएं होती हैं, ओके। इसमें जो हमारी सेल्स होती हैं वो क्या कर सकती हैं, मूवेबल सेल्स होती हैं। इसमें क्या होती है, मूवेबल सेल नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें लाइसोसोम की, तो इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है, इसमें लाइसोसोम होता है, ठीक है, डिफरेंस क्या है, इसमें लाइसोसोम होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। सिमिलरिटीज़ क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, न्यूक्लियस की, ठीक है, तो इसमें भी न्यूक्लियस होता है और इसमें भी न्यूक्लियस होता है, ठीक। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले आप लोग डिफरेंस लिख लीजिए, फटाक से लिखिए, जल्दी से डिफरेंस लिखिए। एनिमल सेल में फर्स्ट पॉइंट लिखिए स्फेरिकल शेप, क्या लिखेंगे, स्फेरिकल शेप, इसमें लिखिए स्फेरिकल शेप। एंड नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। ये मैं केवल एनिमल सेल में भी लिखवा रहा हूँ, प्लांट सेल में नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है। इसमें लाइसोसोम भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फोर्थ पॉइंट लिखिए लाइसोसोम प्रेजेंट, लाइसोसोम प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लास्टेड नॉट प्रेजेंट, प्लास्टेड नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इसमें प्लास्टेड प्रेजेंट नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हाँ, और इसमें एक पॉइंट और लिखिए मोस्टली सेल्स आर लिविंग, मोस्टली सेल्स आर लिविंग, ठीक है, इतना पॉइंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्लांट सेल की तरफ। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में फर्स्ट लिखिए आप लोग सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट लिखिए सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट लिखिए लाइसोसोम डज नॉट प्रेजेंट, लाइसोसोम डज नॉट प्रेजेंट। एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम नॉट प्रेजेंट, सेंट्रोसोम नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लास्टेड प्रेजेंट, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो गए, इनमें डिफरेंस और सिमिलरिटीज। ये डायग्राम आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि भैया देखिए बायो का मतलब है आपको डायग्राम आना चाहिए। क्योंकि अगर भैया देखिए किसी भी चीज़ पे आपको पूछता है ना डिफरेंस, तो आप अगर डायग्राम अच्छे से बना देते हैं तो आपको वो 2 से 3 नंबर ऐसे ही दे देता है, बात समझ में। और कभी कभी तो बायो में क्वेश्चन भी आता है कि आप, जैसे आपका हार्ट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 9th क्लास में वैसे हार्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया कि प्लांट सेल का मतलब कि आप डायग्राम सही
इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको अगर डायग्राम बना देंगे, ठीक है, अगर इसमें केवल डायग्राम बना के हम नाम इनके दिखा देते हैं ना कि ये हमारा गोल्गी बॉडी है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारी सेल वॉल है, ठीक, तो इतना ही अगर आप लोग दिखा देते हैं तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, और एक डिफरेंस इसमें क्या होता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये डिफरेंस भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। ये चीज़, इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर ये प्लास्टर का काम क्या होता है। प्लास्टर मैंने बताया कि जो प्लास्टर होता है, ठीक है, ये क्या करता है, प्लांट में कलर के लिए होता है। जैसे कि इसमें पाया जाता है हरित लवक, जिसकी वजह से, ठीक है, ग्रीन प्लास्टर पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। तो इसी तरीके से ये जो फ्रूट्स इनके होते हैं उनमें भी प्लास्टर्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, इनका कलर डिफरेंट होता है। यानी जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे पपीता का पीला रंग होता है, ठीक है, वो होता है हमारा, एक होता है कैरिका जेटिन, ठीक है, कैरिका जेटिन नामक हमारा प्लास्टर होता है, जिसकी वजह से उसका कलर पीला होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में, ठीक है। तो आप लोग ये डायग्राम अच्छे से बनाइए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में, यानी सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे मिलकर बना हुई होती है सेल, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग करिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में, यानी कंपोजिशन कैसे, मतलब सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सेल के बारे में, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल्स से मिलकर बनी हुई है। वैसे सेल्स भी किसी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, बात समझ में। अगर हम लोग अपनी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट माने, फंडामेंटल यूनिट माने, तो वो सेल है, और सेल भी किससे मिलकर बनी हुई होती है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारी सेल है, जैसे ये मान लीजिए सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, इस लिक्विड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में जीव द्रव्य, ठीक है। यानी हमारी जो सेल है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, एंड न्यूक्लियस, ठीक है। हमारी सेल के अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। इनसे मिलकर बनी होती है हमारी सेल। तो ये जो लिक्विड इसके अंदर पूरा भरा हुआ होता है ना, इस लिक्विड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, ठीक है। अब ये जो इसका पार्ट होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उधर स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ पर इसके बाद ये छोटा सा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग डीप चर्चा करेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, देखिए किसी भी सेल में सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल का, किसी भी सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। एक पतली सी झिल्ली चढ़ी हुई होती है सेल के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल। नेक्स्ट क्या होता है, ये मिलकर किससे बनी हुई होती है, तो ये लिपिड से, फैट से, एंड हमारा किससे मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, यानी लिपिड, फैट एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। और इसमें जो लिपिड यूज़ किया जाता है वो फॉस्फोलिपिड यूज़ किया जाता है, और जो प्रोटीन यूज़ किया जाता है वो लाइपोप्रोटीन यूज़ किया जाता है, ओके। यहाँ पे जो प्रोटीन यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, लाइपोप्रोटीन, एंड जो लिपिड यूज़ किया जाता है वो फॉस्फोलिपिड यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट, तो इसका थर्ड पॉइंट क्या है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, ये आप लोग समझिए, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें वैसे कोई पार्ट आना, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्ट जो अंदर न्यूक्लियस को ज़रूरत है, ठीक है, जिस भी पार्ट की, जिस भी चीज़ की अंदर न्यूक्लियस को ज़रूरत है
केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन उन्हीं चीज़ों को सेल के अंदर आने देती है, अदरवाइज बाकी चीज़ों को अंदर नहीं आने देती। यानी कि उसके बाद क्या होती है, अर्धपारगम्य यानी सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। केवल उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देती है जिनकी जो है न्यूक्लियस को क्या है, ज़रूरत है, ठीक है, और उन्हीं चीज़ों को बाहर जाने देती है जिनको क्या है, बाहर किसी चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को जिसकी बाहर आवश्यकता है उन्हीं को जाने देती है, और अंदर उन्हीं चीज़ों को आने देती है जिसको न्यूक्लियस की यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस को जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर आती है। बात समझ में? तो इसके पास क्या होती है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है। नेक्स्ट क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू सेल, यानी कि वो क्या करती है, दो सेल को डिफ्रेंशिएट करके रखती है। बात समझ में? जैसे मान लीजिए ये हमारी एक सेल है, ये हमारी एक सेल है, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन से ही क्या होता है, हम लोग को पता चल जाता है कि ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है। यानी ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन ही कई सारी सेल को डिफ्रेंशिएट करके रखती है। बात समझ में? इससे देखिए हमको पता चल रहा है इसकी सेल मेम्ब्रेन से ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन ही क्या करती है, उनको अलग करके रखती है, और वही क्या करती है, इंटरेक्शन भी बना के रखती है। यानी कि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का जो काम होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन करती है, और अलग रखने का, अलग पहचान बनाए रखने का जो काम होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। तो इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का। बात समझ में आई? जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसी तरीके से सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का इतना बड़ा रोल होता है। बात समझ में? वो अलग अलग सेल को, मतलब कि कई सारी सेल को डिफ्रेंशिएट करती है, उनके बीच इंटरेक्शन बनाती है, उन्हीं चीज़ों को अंदर जाने देती है जिसकी, ठीक है, न्यूक्लियस को ज़रूरत है। बात समझ में आई? और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वो होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। तो भैया जीव द्रव्य क्या होता है, ठीक है, जीव का द्रव्य जो होता है उसे जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो जीव द्रव्य होता है, यानी इसके अंदर जो सेल होता है उसके अंदर लिक्विड टाइप का, ठीक है, विस्कर बहुत ही गाढ़ा लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। इस जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी दो पार्ट का होता है। ये जो पूरा लिक्विड होता है, जैसे मैं फिर से इसको बनाता हूँ थोड़ा सा साफ, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए हमारा सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। अब ये जो पूरा लिक्विड इसमें भरा हुआ है ना, ये वाला न्यूक्लियस के अंदर ये पूरा, इस पूरे लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटोप्लाज्म। इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोला गया, यानी फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का भौतिक आधार भी बोला गया है प्रोटोप्लाज्म को। और ये किसने बताया था, हसले ने, ठीक है, हसले गाले। ये किसने बताया था, हसले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि फिजिकल बेस ऑफ लाइफ होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और इसका प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, तो नाम दिया था पुरकिंजे ने, ठीक है। पुरकिंजे भी क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया था किसका, प्रोटोप्लाज्म का। यानी जो प्रोटोप्लाज्म का नाम प्रोटोप्लाज्म पड़ा वो किसकी वजह से पड़ा, पुरकिंजे की वजह से। और हसले ने क्या किया था, बताया था कि हमारी बेसिस, ठीक है, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ है। अब यहाँ पे हमने बताया ये जो पूरा लिक्विड भरा हुआ है इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, दो हिस्से होते हैं। तो भैया जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस, देखिए पूरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये जो पूरा लिक्विड हमारा भरा हुआ है इसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर वाला जो पार्ट है, जितना लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ लिक्विड है, ये बीच वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। समझ में आई? अगर इन दोनों लिक्विड को मिला दे तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ गई ना? प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके बाहर जो फ्लूइड है यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई ना।
अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे क्या है, विस्कस कलरलेस एंड स्टिकी फूड, यानी इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो कैसा होता है, विस्कस यानी बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है, कलरलेस होता है यानी इसका कोई कलर नहीं होता, स्टिकी का मतलब चिपचिपा होता है, बहुत ही चिपचिपा फ्लूइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसमें क्या करता है, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, जो लिक्विड होता है, ये मूव करता रहता है। मूव इस वजह से करता रहता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम राइबोसोम्स होते हैं वो कहीं सेल वॉल में, सॉरी सेल मेम्ब्रेन में चिपक न जाए या फिर न्यूक्लियस में चिपक न जाए, इस वजह से ये क्या करता रहता है, फ्लूइड मूव करता रहता है। बात समझ में, ये हमेशा क्या करता रहता है, घूमता रहता है, ताकि इसमें जितने भी ये जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे क्रोमोसोम्स, वो ये सब क्या हो, इसमें चिपक ना जाए, ठीक है। तो ये जो इसके फ्लूइड के जो मोशन होता है, इस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्लूइड होता है ये हमेशा मूव करता रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें लगभग 81% वाटर होता है और 19% हमारा फैट होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। या 81% क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है प्रोटोप्लाज्म में वो वाटर होता है और 19% फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन होता है। बात समझ में आ गई ना। तो आपको क्लियर हो गया सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, कि इसके पास जो न्यूक्लियस है इसके बारे में क्या होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये जो बाहर का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सारे पार्ट आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होते हैं, ये वायर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे, वायर टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। हिंदी वाले बच्चे सुने, क्या बोलते हैं, गुणसूत्रीय संरचना, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या होता है, ये गुणसूत्रीय संरचना, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ये जो इसके बाहर वाला जो लेयर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है ये होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसको जो डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट का नाम है फॉन्टाना, ठीक है। और इसको जो नाम दिया था न्यूक्लियोलस वो दिया था बोमेन ने, ठीक है। तो फॉन्टाना इसकी डिस्कवरी की थी और बोमेन ने इनका नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वायर लाइक स्ट्रक्चर है ना, क्रोमेटिन नेटवर्क, ये क्या करता है, जब हमारा सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, जब ये सेल डिवीज़न होता है तो ये किसमें मतलब कि ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। जब सेल डिवीज़न होता है तो ये सिकुड़ता है और सिकुड़ का किस में चेंज हो जाता है, गुणसूत्र में से चेंज हो जाता है। बात समझ में, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस होता है इसमें 85% प्रोटीन होती है, 10% आरएनए होता है, 5% डीएनए होता है। बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे क्रोमेटिन नेटवर्क, जो वायर लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस जो आपको दिख रहा है वो क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क सेल डिवीज़न के समय सिकुड़ कर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है न्यूक्लियस। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ सेल है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग नेक्स्ट नाम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेगा तो आप क्या समझेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, तीनों चीज़ों के बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ और भी अच्छे टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, इसके बाद हमारे इस लेक्चर पे मूव कीजिए, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।